नमस्कार साथियों, आप सभी का इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक सप्ताह के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो एक सप्ताह में जितने भी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, हम उन करंट अफेयर्स की बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना आगामी एग्जाम में रहती है। चलिए, यहां पर देखने वाली बात यह है कि हम बात किसकी करेंगे, 6 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर के मध्य, मतलब यहां पर समझ में आ रहा है कि संडे से लेकर के सैटरडे के मध्य में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, हम उन पॉइंटों की बात करेंगे जो आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। हम यहां पर एक पॉइंट को हमने स्थान दिया है, वन लाइनर को स्थान दिया है। तो वन लाइनर में हम लोग जो है 5 क्वेश्चनों को देख लेंगे कि इनसे किस प्रकार से वन लाइनर के रूप में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वायुसेना प्रमुख की बात हो रही है। तो यहां पर आपको याद रखना होगा, इनके नाम के आगे हमेशा आपको जो है एयर मार्शल लगाना होगा। एयर मार्शल वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। अब बात आती है यहां पर भारतीय सेना की। तो भारतीय सेना जो है कितने रूप में कार्य करती है? तो यहां पर आपको याद रखना होगा वायुसेना, जल सेना और थल सेना। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है साथियों। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वो भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इन तीनों सेनाओं के प्रमुख की अगर बात की जाए तो यहां पर जो होता है एक सीडीएस का पद होता है। ठीक है, तो यहां याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। देश का पहला केमिकल कचरा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र। यहां पर हम बात किसकी करेंगे? केमिकल, जो जितने भी जो केमिकल जो होते हैं, है ना, औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले जो केमिकल होते हैं उसे कहां प्रवाहित कर दिया जाता है? नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है या फिर तालाबों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे एक प्रकार से जो है वहां का एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। चलिए, तो यहां पर एक पॉइंट आया है, देश का पहला केमिकल कचरा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र, ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो तिरुपुर में स्थापित है। यहां याद रहेगा, तमिलनाडु का वह क्षेत्र है जो पूरी तरह से औद्योगिक कचरा मुक्त हो चुका है। यहां तक क्लियर हुआ? वो भी किस प्रकार के कचरे से? केमिकल कचरे से मुक्त हो चुका है। कौन सा? तिरुपुर जो है कहां का है? ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2025 का आगाज हो चुका है, जिसमें यहां पर एक पॉइंट बना है कि प्रत्येक खिलाड़ियों को मिलेगा, प्रत्येक मैच के लिए कितना मिलेगा? 7.5 लाख रुपए प्रति मैच फीस के रूप में इन्हें दिया जाएगा। जितने भी खिलाड़ी होंगे सभी खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए उन्हें मैच फीस के रूप में दिया जाएगा। चलिए, यहां पर आपने जाना होगा कि आईपीएल किस प्रकार से यहां पर जो है खेला जाता है। तो इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म होता है। शुरुआत कब से हो जाती है? तो 2009 से इसकी शुरुआत हो जाती है। और सबसे ज्यादा बार जो टीम जीतने वाली कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना होगा, मुंबई इंडियंस और सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। कितने बार जीता है इन्होंने? 5 बार जो है इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देश की नई प्रधानमंत्री, मतलब जो है श्रीलंका कि नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? हरिनी अमरसूरिया। ये हरिनी अमरसूरिया को याद रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा देश जो है, भारत जो देश है, ये इसी का पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है, जो जली सीमा को साझा करता है। पड़ोसी होने के साथ ही साथ आपको इन पॉइंटों को भी याद रखना होगा कि वहां के प्रधानमंत्री कौन बने, राष्ट्रपति कौन बने। वहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि रिसेंटली में जो बनते हैं उनसे क्वेश्चन बना ही जाता है। चलो, तो यहां पर याद रहेगा। चलिए, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप जो है दिसंबर 2024 में हरियाणा के जिंद से लेकर सोनीपत क्षेत्र में चलाया जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि यहां पर जो किसकी बात हो रही है? प्रोटोटाइप की बात हो रही है। प्रोटोटाइप जो है कहां चलाया जाएगा? सोनीपत से लेकर के जिंद के मध्य में चलाया जाएगा। और दोनों क्षेत्र है कहां के? हरियाणा क्षेत्र के है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पर बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन का यहां पर हमने शुरुआत किया है, थोड़ा बहुत शुरुआत किया है। तो यहां पर हम जान लेते हैं कि क्या विश्व में किसी देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को विकास किया है? तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि जर्मनी एकमात्र ऐसा देश बना था शुरुआत में 2018 में, जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से प्रारंभ किया था अपने देश में। यहां तक क्लियर हुआ? चलो अगला देखते हैं।
देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो है सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हो जाती है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हो जाती है। मुख्यालय आपको कहां मिल जाएगा? मुंबई में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। इसके प्रमुख की अगर बात की जाए तो श्रीनिवासुलु शेट्टी के रूप में यहां पर जो इनके प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है वित्त वर्ष कब से कब तक का होता है बैंकों का? तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि 1 जुलाई से लेकर के 31 अपने वित्त वर्ष में क्या करेगा? ये 600 नई शाखा को खोलेगा। मतलब जो है अपने वित्त वर्ष के दौरान जो है एसबीआई क्या करेगा? 600 नई शाखा को सृजित करेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहां पर चर्चा में मिस यूनिवर्स इंडिया, आप जैसे जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा बहुत नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देता हूं। चलिए यहां पर याद रखना, चर्चा में है मिस यूनिवर्स इंडिया। अब ये मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब है क्या? जैसे आपने पिछले दिनों मिस वर्ल्ड वाइड इंडिया के बारे में जाना। मिस वर्ल्ड वाइड इंडिया की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ध्रुवी पटेल को जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड घोषित किया गया या फिर उनको ताज पहनाया गया। और ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता है कैसी? तो यहां पर याद रखने वाली बात है कि जो ध्रुवी पटेल जो जीती है, जो भारत के बाहर रहने वाले जो लोगों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसे अमेरिका में आयोजित किया गया था। यहां तक क्लियर हुआ? अब बात आती है मिस यूनिवर्स इंडिया की बात की जा रही है। तो मिस इंडिया यूनिवर्स में होगा क्या कि भारत के अंदर जितने भी प्रतिभागी जो है इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेंगे। सिर्फ ये प्रतियोगिता कहां आयोजित होने वाली है? सिर्फ भारत में आयोजित होने वाली है। इस पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वाली जो बनी है, कौन? रिया सिंघा को आप लोग जैसे जानते होंगे। तो यहां पर याद रखना कि हाल ही में जो है गुजरात की रहने वाली रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब से सम्मानित किया गया। अब ये मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जो है सबसे पहले जो है प्रारंभ कब हुआ था? तो यहां पर आपको बताना होगा। प्रारंभ की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के इसे 2012 में प्रारंभ किया गया था और 2012 से प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता संचालित होती है। प्रतियोगिता किसके लिए है? तो भारत में ही रहने वाले प्रतिभागियों के लिए इसे प्रारंभ किया गया। इसे 2024 की अगर बात की जाए तो जीता किसने? रिया सिंघा ने जीता। रिया सिंघा के साथ अगर देखा जाए यहां पर तो कुल मिलाकर के 52 प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कितने प्रतिभागी ने? 52 प्रतिभागी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक कौन थी? रिया सिंघा थी, जैसे कि आप यहां पर जो उनका चलचित्र देख पा रहे हैं। चलिए इस प्रकार से यहां पर जो है प्रारंभ कब हुआ? 2012 में प्रारंभ हुआ। जीतने वाली कौन है? रिया सिंघा है। इसका आयोजन कहां हुआ था? तो यहां पर आयोजन की अगर बात की जाए तो आयोजन कहां हुआ? जयपुर में आयोजन हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है इनके बारे में समझ लिया है। यहां पर देखते हैं हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज किसने जीता? रिया सिंघा ने जीता। जैसे हमने प्रारंभ की अगर बात की जाए तो प्रारंभ कब से देखा? प्रारंभ कब से हुआ? ये प्रतियोगिता 2012 में प्रारंभ हुई। ये प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली जो है प्रतियोगिता है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक प्रतियोगिता है जो सिर्फ भारतीय लोगों के लिए है। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि यहां इसके पहले जो हमने देखा इसका आयोजन कहां हुआ? आयोजन की अगर बात की जाए तो आयोजन कहां हुआ? राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए हमने इस पॉइंट को समझ लिया है। अगला देखते हैं, चर्चाओं में है शास्त्रीय भाषा। अब ये शास्त्रीय भाषा क्या है? किस प्रकार से शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया जा सकता है? क्यों इन शास्त्रीय भाषाओं को अभी वर्तमान में दर्जा दिया गया है? पहले जो शास्त्रीय भाषा थी वो कितनी थी और अभी कितनी शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है? इन पॉइंटों के बारे में हमें इसमें समझना है। यहां देखिएगा किन भाषाओं को दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा। हम इन पॉइंट की बात करेंगे, साथ ही साथ जो है शास्त्रीय भाषा क्या होती है उस पॉइंट पर भी हम चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर भारत सरकार ने किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए कुछ मानदंड दिए हैं।
अब ये मानदंड किस प्रकार से दिए हैं तो आपको यहाँ पर समझना होगा, और वे शास्त्रीय भाषा क्या होती है आपको भी समझ में आ जाएगा कि शास्त्रीय भाषा एक्चुअल में होती क्या है। चलिए हम पहले पॉइंट को समझते हैं। भाषा का रिकॉर्ड कम से कम 1500 साल से लेकर के 2000 साल पुराना होना चाहिए। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी का भी जो है आपको जो है कितने वर्ष पुराना साक्ष्य मिल जाना चाहिए, 1500 से लेकर के 2000 साल पुराना साक्ष्य मिलना चाहिए। लेकिन हिंदी जो है लगभग 950 साल पुरानी आपको जो देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला है, भारत का प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए। जैसे यहां पर बात हो रही है प्राचीन साहित्य ग्रंथों की बात हो रही है, ग्रंथों में इसका जो है प्राचीनतम ग्रंथों में इसका वर्णन मिलना चाहिए। साथ ही साथ साहित्यिक परंपरा मौलिक होना चाहिए, साहित्यिक परंपरा जो है स्वयं की होना चाहिए। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत की साहित्य भाषा होना चाहिए, मराठी है तो मराठी साहित्य भाषा उसकी जो है साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। चलिए, किसी और दूसरी भाषा से न ली गई हो, क्या न ली गई होगी, क्या न ली गई हो, साहित्यिक परंपरा न ली गई हो। चलिए, शास्त्रीय भाषा और उसके आधुनिक रूपों में स्पष्ट अंतर होना चाहिए। शास्त्रीय भाषा और उसके आधुनिक रूप में अंतर होना चाहिए। जैसे प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे और आधुनिक साक्ष्य की बात करेंगे तो दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। चलिए, भाषा की भाषाई विशिष्टता होनी चाहिए, साथ ही सक्रिय सांस्कृतिक अभ्यास होना चाहिए। तो यहां पर हमने इन पॉइंटों को समझ लिया और इन्हीं पॉइंटों के अनुसार जो है भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर हाल ही में भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 5 भाषाओं को, चलिए 5 भाषाओं को हम देखेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, साथ ही साथ शास्त्रीय भाषा की मान्यता दी गई। अब यहां पर बात आती है कि हमने इन पॉइंटों को समझ लिया कि भाषा का विकास कम से कम कितने साल पुराना होना चाहिए, 1500 से लेकर के 2000 साल पुराना होना चाहिए। तब हम उन भाषाओं को हम लोग किस भाषा का दर्जा दे सकते हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। चलिए 2014 से 14 तक जो है कुल मिलाकर के, यहां याद रखने वाली बात यह है कि 2004 से लेकर के 2014 तक जो है कुछ कंडीशंस रखी गई थी और उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। प्रारंभिक रूप की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक 2004 से लेकर के 2014 के मध्य में कुल मिलाकर के 6 शास्त्रीय भाषाएं हुआ करती थी। लेकिन अभी हाल ही में यहां पर जो है कितनी भाषाओं को दर्जा दे दिया गया है, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। अब हम उन्हें भी समझेंगे और इन्हें भी समझेंगे। तो सबसे पहले 2004 की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर जो है सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, क्योंकि तमिल भाषा का विकास की अगर बात की जाए तो लगभग जो है 1500 से लेकर के 2000 साल पुराना इसका विकास काल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 2004 में दिया गया। यहीं पर तमिल के बाद में अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा को कब दिया गया दर्जा, तो 2005 में दिया गया। 2005 के बाद में यहां पर याद रखना कन्नड़ भाषा को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। चलिए, शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, 2008 में दिया गया। यहीं पर हम बात करेंगे किसकी, तेलुगु भाषा की। तेलुगु भाषा को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद में मलयालम भाषा की बात करेंगे तो मलयालम भाषा जो है इसे भी, ठीक है, मलयालम भाषा जो है इसे 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और अंतिम की बात करेंगे तो 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से जो है किस प्रकार से ईयर वाइज जो है हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, किसके द्वारा दिया गया है, भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो यहां पर बात समझने वाली बात यह है कि अभी जो है वर्तमान में 3 अक्टूबर को, कितने अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को 2024 में शास्त्रीय भाषा को कितनी बढ़ा दी गई है, 5 और बढ़ा दी गई है। तो उन 5 भाषाओं को हमें समझना होगा, ठीक है। चलिए, पहली भाषा की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो है मराठी भाषा, जो यहां पर जो 7वीं भाषा के रूप में प्रस्तावित हुआ करती थी, उसे भी जो है मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया गया है। तो पहली भाषा कौन सी हो गई, मराठी भाषा। दूसरी भाषा की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो है पाली भाषा। तीसरी भाषा प्राकृत भाषा। चौथी भाषा असमिया भाषा। और 5वीं भाषा कौन सी हो जाएगी, बंगाली भाषा।
तो इसी प्रकार से हमने कुल टोटल भाषाओं को कितनी देख लिया, ये 6 है और इधर में कितनी है 5, तो कितनी भाषा हो जाएगी वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं, 11 शास्त्रीय भाषाएं अभी वर्तमान में हो जाएगी। तो इन पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि आने वाली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 11 शास्त्रीय भाषाएं। कब दर्जा दिया गया, 3 अक्टूबर को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया गया। चलिए अब इन सब भाषाओं की अगर हम बात करें, इन सब भाषाओं की हमने जैसे यहां पर बात किया, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया की बात किया और इधर की 5 भाषाओं की बात किया, तो इनमें सबसे पुरानी अगर भाषा की अगर बात की जाए तो सबसे पुरानी भाषा कौन सी मिल जाएगी आपको, संस्कृत भाषा आपको याद रखना है। चलिए इसी प्रकार से हम जो है आगे पॉइंट पर देखते हैं। ये कुल मिलाकर के मराठी भाषा आपको देखने को मिल जाएगी, पाली भाषा है ना, बंगाली भाषा, इधर में प्राकृत भाषा और असमी भाषा। तो ये एक प्रकार से आपको जो 5 भाषाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं यहां पर। अब भाषा की बात हो रही है तो क्या संविधान में भाषाओं का प्रावधान है, तो यहां पर आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि संविधान के अनुच्छेद की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में भाषाओं का प्रावधान है, तो यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो 343 से लेकर के 351 के मध्य में जो है भाषा का प्रावधान आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब इसी के साथ हमने यहां पर देखा, भाषा का हमने प्रावधान देख लिया। क्या हमारे जो है संविधान के अनुसूची जो है, अनुसूची कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। अब 12 अनुसूची में से भी अगर यहां पर आपको 8वीं अनुसूची पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान है, तो भाषाओं के बारे में प्रावधान है। जब 8वीं अनुसूची जब बन रही थी तब उसमें कुल मिलाकर के प्रारंभिक रूप से 14 भाषा हुआ करती थी, लेकिन इसमें अपडेट किया गया, कई बार संविधान संशोधन किया गया और उन्हीं संविधान संशोधन के माध्यम से आज 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। यहां तक क्लियर हुआ, कितने रहेगी, 22 भाषाएं। अब यहां पर देखिएगा 14 भाषा को हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर इस पॉइंट को भी अच्छे समझना होगा कि यहां पर जितनी भी भाषाएं हैं, पाली और प्राकृत, इन दोनों भाषाओं को छोड़ करके जितनी भी भाषाएं हैं वे पूरी की पूरी जो है इस अनुसूची में वर्णित है। कितनी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से भाषाएं हैं। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें 14 भाषा तो पहले से ही विद्यमान थी। 15वीं भाषा के रूप में अगर देखा जाए तो 15वीं भाषा के रूप में किसे स्थापित किया गया, सिंधी भाषा को स्थापित किया गया। और कब किया गया, तो आपको क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए कि सिंधी भाषा को 15वीं भाषा कब घोषित किया गया। तो यहां याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन, कौन सा, 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1967 में जोड़ा गया। इस पॉइंट को अच्छे से की पॉइंट के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं। यहां याद रखने वाली बात यह है, पहली भाषा देख लिया हमने। दूसरे क्रम की अगर बात की जाए तो यहां याद रखने वाली बात है कि 15 के बाद में 16, 17 और 18, इन 3 भाषाओं को पुनः जो है संविधान में संशोधन किया गया और इसमें जो भाषा जो जोड़ी गई KMN जो भाषा जोड़ी गई, यहां पर याद रखना को जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को पुनः जो इसमें संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ा गया। और वह संविधान संशोधन कौन से नंबर का था, तो 71वां संविधान संशोधन था। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में हुआ। इसी के तहत जो है यहां पर जो है केमन भाषा को जोड़ा गया। तीसरे क्रम की अगर हम बात करेंगे तो 18 से लेकर के 19, 20, 21 और 22, इन चारों भाषा को पुनः जो है फिर से यहां पर संविधान में संशोधन किया गया और उसी संविधान संशोधन के माध्यम से इस भाषा को जोड़ा गया BDMS के रूप में। आप जो है इसे ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। BDMS के फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो बोडो मिल जाएगी, डोंगरी मिल जाएगी, मैथिली मिल जाएगी और संथाली मिल जाएगी। ये 4 भाषाएं जो है आपको जो है अच्छे से याद रखना है। तो इसे कब जोड़ा गया, तो यहां याद रखने वाली बात है 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसे जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया, तो इस 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ने के साथ ही कुल मिलाकर के भाषाएं कितनी हो जाती है, 22 भाषाएं हो जाती है। चलिए साथियों, इसी प्रकार से हमने शास्त्रीय भाषा को समझ लिया। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन
याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि आने वाली जो भी जितनी भी एग्जाम होगी वहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना इससे बनी रहती है। चलिए पहला देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन, यहां पर बात हो रही किसकी, दूरबीन की बात हो रही है। अब इसमें होगा क्या, इस दूरबीन के माध्यम से होगा क्या, तो इसे जानते हैं। अब ब्रह्मांड पर रहेगी भारत की नजर, किसकी बात हो रही है, ब्रह्मांड की बात हो रही है। हम तो ग्रह उपग्रह की बात करते हैं, जैसे ज्ञात ग्रह की बात करेंगे तो यहां देखिएगा कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 ग्रह है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, कब निकाल दिया गया, 2006 में निकाल दिया गया। किसके माध्यम से निकाला गया, IAU के द्वारा निकाल दिया गया। ठीक है, तो यहां पर जो है अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 ग्रह जो है आपको याद रखने हैं। चलिए, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन खोलेगी रहस्य, किसका रहस्य खोलेगी, ब्रह्मांड का रहस्य खोलेगी। किस प्रकार से वहां पर जो है हलचलें हो रही है, किस प्रकार से वहां पर जो है क्रियाकलापें चल रही है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हाल ही में BARC है ना, जिसे बार्क कहा जाता है, बार्क व ECIL ने मिलकर एक ऐसी बड़ी इमेजिंग, किसकी बात हो रही है, इमेजिंग दूरबीन का निर्माण किया गया। किसके द्वारा मिलकर के, बार्क और ECIL के द्वारा जो है दोनों ने मिलकर के इमेजिंग दूरबीन का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड की ऊर्जावान घटनाओं का अध्ययन करना है। अब जितने भी ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जावान घटनाएं जो होती है उन पर पूरी की पूरी नजर कौन रखेगी, ये इमेजिंग दूरबीन रखेगी, याद रहेगा। ठीक है, अध्ययन करना है जो गामा किरणों के रूप में प्रकट होती है। अब ये जो ऊर्जावान घटनाएं जो होती है कहां पर, ब्रह्मांड में होती है। अब ये ऊर्जावान घटनाएं जो होती है कहां पर, ये ऊर्जावान घटनाएं कहां होती है, तो ये ब्रह्मांड में होती है। और किसके द्वारा होती है, तो गामा किरणों के माध्यम से होती है। तो इस पॉइंट का अध्ययन करने के लिए जो है एक दूरबीन का निर्माण किया गया, किसके द्वारा, बार्क और ECIL के द्वारा किया गया है। यह अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने वाली विभिन्न खगोलीय घटनाओं जैसे सुपरनोवा विस्फोट और ब्लैक होल्स से उत्पन्न होती है। अब जितनी भी घटनाएं जो होती है, सुपरनोवा से विस्फोट होने की वजह से जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है और ब्लैक होल्स से उत्पन्न ऊर्जा, इन पर नजर रखने का कार्य कौन करेगी, यह जो है दूरबीन करेगी। अब इसके बारे में, इस दूरबीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो है प्रारंभ कहाँ किया गया, तो लद्दाख में किया गया। ठीक है, लद्दाख में भी हानले नामक स्थान पर वेधशाला में किया गया। हानले वेधशाला में इसका जो है निर्माण किया गया। याद रहेगा साथियों, वेधशाला के बारे में आपको पता रखना होगा। ये वेधशाला कहां पर है, लद्दाख में है। और कितनी ऊंचाई पर है, तो यहां याद रखना होगा 4300 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां से ऊंचाई है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। क्लियर हुआ यहां तक। चलिए, अब इसके नाम की अगर बात कर लिया जाए तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो यहां पर आपको इसका नाम याद रखना होगा। जो हमने लद्दाख में स्थापित जो हानले वेधशाला का नाम दिया है, तो इसका नाम याद रखना होगा एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इसका नाम रखा गया। शॉर्टकट में इसे जो है MACE के नाम से भी इसे जाना जाता है। कितनी ऊंचाई पर है, 4300 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। याद रखिए, याद रहेगा साथियों। तो इसे जो है किसके द्वारा बनाया जा रहा है, बार्क और ECIL के द्वारा जो है मिलकर बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है, लद्दाख में बनाया जा रहा है। किस वेधशाला में, हानले वेधशाला में इसे बनाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। चर्चाओं में है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब ये दादा साहब फाल्के अवार्ड क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि यहां पर जो है आपको याद रखना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। किस क्षेत्र का, सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि हाल ही में जो है अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किसे दिया गया। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो यहां याद रखिएगा, हाल ही में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। और मिथुन चक्रवर्ती को क्यों दिया गया, तो इन्होंने जो भारतीय सिनेमा है इनमें अथक प्रयास किया और भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो इस वजह से जो भारतीय जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा घोषणा की गई कि हाल ही में जो है मिथुन चक्रवर्ती को जो है
दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो घोषणा हुई 8 अक्टूबर को हुई। 8 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर को जो है ये जो है पुरस्कार को वितरित किया गया। किसे वितरित किया गया? इन मिथुन चक्रवर्ती को जो है एक प्रकार से प्रदान किया गया। तो यहां याद रखने वाली बात है, और एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान इसे दिया गया। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान इस पुरस्कार को मतलब जो है इन मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं यहां पर। चलिए अब जानते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में। अब ये दादा साहब फाल्के है कौन? दादा साहब फाल्के जो है जिन्हें डुंडीराज फाल्के के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। और महाराष्ट्र में भी होने के साथ ही जो है इन्हीं के नाम के आधार पर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार जो स्थापित किया, जिसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। प्यार से इन्हें सिनेमा के क्षेत्र में दादा के नाम से जाना जाता था, इसलिए इन्हीं के नाम के आधार पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। इन्हें सबसे पहले प्रारंभिक रूप की अगर बात की जाए तो दादा साहब फाल्के जिन्होंने सबसे पहले सिनेमा के क्षेत्र में अथक प्रयास किया, सबसे पहले इन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में अथक प्रयास किया। सन 1913 में इन्होंने पहली जो मुख्य फिल्म थी, मतलब भारतीय चलचित्र की अगर बात की जाए तो भारत में किसी अगर चलचित्र की बात की जाए तो सबसे पहला चलचित्र कौन सा था? 1913 में दादा साहब फाल्के के द्वारा जो बनाया गया एक चलचित्र था जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ये भारत की पहली मुख्य फिल्म बनी, याद रहेगा साथियों, 1913 में। तो इसी के अनुसार जो है भारत में इन्होंने जो है सिनेमा क्षेत्र में एक प्रकार से पदार्पण किया और धीरे धीरे सिनेमा क्षेत्र को भारत में विकसित करना प्रारंभ किया। तो भारत सरकार ने इन्हीं के नाम के आधार पर 1969 में एक पुरस्कार की घोषणा की, जिसका नाम रखा इन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्रति वर्ष जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, और किस दौरान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान दिया जाता है। जब जब ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित होगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित होगा, तो उसी के दौरान ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। अब ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1954 से प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हो जाती है? तो 1969 में इस पुरस्कार की स्थापना हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? अब इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो पुरस्कार जो दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी रोरिको को दिया गया। किसको दिया गया? देविका रानी रोरिको को दिया गया। और ये देविका रानी रोरिको जो है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली एक अभिनेत्री थी। चलिए इसी प्रकार से यहां पर देखते हैं, इसमें राशि की अगर बात की जाए तो इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कितनी राशि दी जाती है। 10 लाख रुपए इसमें सम्मान राशि के रूप में दी जाती है, और साथ में एक स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए हाल ही में जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया भारतीय सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो यहां तक इस पॉइंट को हमने अच्छे से समझ लिया कि सबसे पहली जो फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे 1913 में बनाया गया। यहीं पर हमने बात किसकी किया? मुख्य फिल्म की। क्या भारत में इसके बाद जो है बोलती फिल्म कब बनी? तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि भारत की पहली बोलती फिल्म जो बनी कब बनी? 1931 में बनी। और 1931 में वे बनी तो कौन सी बनी? तो यहां पर आपको याद रखना होगा आलम आरा। ठीक है, आलम आरा। तो ये इस प्रकार से जो है आपको यहां से एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं। इस करंट अफेयर्स के साथ साथ में हम लोग जो है जीके जीएस को भी देखते चल रहे हैं, कवर करते चल रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं। साथ ही में हम बात कर रहे हैं 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करेंगे, जिसमें हमने बात किया कि जो है अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है।
गैर फीचर फिल्म में दिया जाता है, फीचर फिल्म में दिया जाता है, तो हम उनकी बात करेंगे। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया जा रहा है अभी हाल ही में, तो 1954 से इसे प्रतिवर्ष दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है किसको दिया गया, अट्टम को दिया गया। बेस्ट एक्टर जो है ऋषभ शेट्टी को दिया गया, और जो ऋषभ शेट्टी जो है किस मूवी के लिए दिया गया, तो इन्हें कांतारा मूवी के लिए दिया गया। चलिए इस प्रकार से हम जो इन पॉइंटों को समझ लेते हैं कि बेस्ट एक्टर कौन बने, ऋषभ शेट्टी बने। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी बनी, अट्टम बनी। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात की जाए तो नित्या मेनन जो है यहाँ पर जो है एक प्रकार से सबसे बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में इन्हें जाना जाता है। बेस्ट डायरेक्टर जो है सूरज को जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पर जो है इस प्रकार से ऊंचाई के लिए जाना जाता है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है नीना गुप्ता, है ना, नीना गुप्ता को आप लोग जानते ही होंगे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, है ना, इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, ये इसको भी याद रखना होगा। बेस्ट डेब्यूट फिल्म जो है कौन सी है, बेस्ट तेलुगु फिल्म, बेस्ट तमिल फिल्म, बेस्ट पंजाबी, उड़िया, मलयालम, मराठी, कन्नड़ा, है ना, हिंदी फिल्म की अगर बात की जाए तो गुलमोहर, इसे आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा। बेस्ट तिवा फिल्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। बेस्ट बंगाली फिल्म असमी फिल्म, है ना। तो ये इस प्रकार से हमने इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा। एक बार कम से कम हमें इन पॉइंटों को एक बार पढ़ना होगा, ताकि अगर जो है इतने को याद रखना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कम से कम हमें इन पॉइंटों को एक बार, कम से कम एक बार पढ़ना जरूरी है। चलिए साथियों अगला देखते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हमने देखा बेस्ट एक्शन डायरेक्शन के लिए दिया जाता है, बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से पूरे के पूरे जो है यहाँ पर जो बने हुए हैं इनको अच्छे से एक बार आपको पढ़ना होगा। चलिए अगला है इधर में नॉन फीचर फिल्म, मतलब जो है कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है, एक फीचर फिल्म के हिसाब से और एक नॉन फीचर फिल्म के हिसाब से दिया जाता है। तो बेस्ट जो है नॉन फीचर फिल्म जो है कौन सी मिली, तो यहाँ पर इसके याद रखिएगा। डेब्यूट फिल्म की अगर बात करेंगे तो इसे, तो ये इन पॉइंटों को आप लोग जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर चर्चा में है मारबर्ग वायरस। देखिएगा धीरे धीरे जो है कोविड-19 के बाद में धीरे धीरे करके कोई ना कोई वायरस आते ही जा रहा है। जैसे पिछले दिनों मंकी पॉक्स जो है बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। मंकी पॉक्स क्यों चर्चाओं में था, क्योंकि जो है उसे 2021 में देखा गया था और 2021 के बाद में धीरे धीरे ये अफ्रीका वाले देशों में धीरे धीरे करके फैल रहा है। इसमें जैसे चिकन पॉक्स होता है वैसे ही ये मंकी पॉक्स के जैसे ही दिखाई देता है। और यहाँ पर याद रखिएगा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जो है मंकी पॉक्स को एम पॉक्स नाम घोषित किया गया है। कौन सा नाम दिया गया है, एम पॉक्स नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं मारबर्ग वायरस, ये होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के देशों में रवांडा में मारबर्ग वायरस तेजी से फैल रहा है। किस महाद्वीप में फैल रहा है ये, अफ्रीका महाद्वीप में। जैसे हमने मंकी पॉक्स की भी बात किया तो ये कहां पर फैला, अफ्रीका में ही फैला। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, मारबर्ग वायरस। ये कहां पर फैल रहा है, तो ये भी अफ्रीका के ही देशों में फैल रहा है। कौन कौन से देशों में फैल रहा है, रवांडा में फैल रहा है ना। तो यहां पर समझने वाली बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इक्वेटोरियल गिनी और तंजानिया इन दोनों देशों में मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की रिपोर्ट दी है। और यहां पर आपको सबसे पहले तो यहां याद रखना होगा कि रवांडा नामक जो देश है इसमें कुल मिलाकर के 26 लोगों में ये जो है मार्बर्ग वायरस जो है देखने को मिला। और इसमें जो है मृत्यु जो है तेजी से हो रही है, जिसमें 26 लोगों में से कुल मिलाकर के 12 लोगों के इसमें जो है मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो गई है इनकी, एक प्रकार से कम हो गई है, जिसकी वजह से यहां पर जो है इनकी मृत्यु हो जा रही है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर CDC अब यात्रियों को चेतावनी दे रहा है कि यदि वे ऐसे देशों की यात्रा करते हैं जहां वायरस फैल रहा है तो वे सावधानी बरतें। सावधानी बरतनी होगी अगर यात्रा कर रहे हैं आप उस देश की जिस देश में यह फैला हुआ है। जैसे यहाँ पर कौन से देश में, इक्वेटोरियल गिनी, तंजानिया, रवांडा, इन देशों में फैला हुआ है। तो आप जाएंगे तो आप जो है इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है सावधानी बरतनी होगी। यह सबसे पहली बार जो है तंजानिया में देखा गया। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा वायरस है, मारबर्ग वायरस जो सबसे पहले कहां देखा गया, तो तंजानिया में दिखाई दिया गया। यह खबर इक्वेटोरियल गिनी में पहली बार इस बीमारी की सूचना मिलने के कुछ सप्ताह बाद आई है। याद रखेंगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं।
मार्बर्ग वायरस जो है संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। याद रखिएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है। अफ्रीका में फल, चमगादड़ या उनके मूत्र या फिर मलमूत्र ऐसा तब हो सकता है जब किसी श्रमिक या पर्यटक इन चमगादड़ों को वाली खदानों में प्रवेश करते हैं। याद रहेगा। चलिए, तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। यह वायरस संक्रमित लोगों के रक्तस्राव या अंग या फिर अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के साथ साथ दूषित सतहों और सामग्रियों के सीधे संपर्क के माध्यम से लोगों के बीच फैल सकते हैं। यह एक बीमारी जो है, वायरस जो है, व्यक्तियों से व्यक्तियों के बीच में फैल सकता है, साथ ही साथ जो है जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है, और साथ में इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, इंसानों से जानवरों में भी फैल सकता है। चलिए, तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। मार्बर्ग वायरस के लक्षण क्या है, इसमें देखिएगा लक्षण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मार्बर्ग वायरस जो है होने के कारण वाली बीमारी अचानक हो सकती है, जिसमें तेज बुखार हो सकता है, गंभीर सिरदर्द, गंभीर अस्वस्थता हो सकती है। साथ ही साथ जो है इसमें जो मांसपेशियां, पेट दर्द, ऐंठन, मतली, उल्टी और अन्य कारण जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस चरण के दौरान मरीजों की शक्ल भूत जैसी हो जाती है। देखिएगा, यहां पर किसने कहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि जो स्थिति जो हो जाती है, एक प्रकार से बहुत ही कमजोर हो जाता है इस मार्बर्ग वायरस की वजह से। ठीक है, उनके चेहरों पर खिंचाव होने लग जाता है, गहरी हो जाती है आंखें धंस जाती है ना। भावहीनता, मतलब जो है किसी भी प्रकार से जो उनको देखने के बाद ऐसा कहेंगे नहीं कि आप ये कि व्यक्ति सुस्त है। अत्यधिक सुस्ती हो सकती है ना, होती है। घातक मामलों में मृत्यु आमतौर पर लक्षणों की शुरुआत के 8 से 9 दिनों के बीच में होती है। अगर आप जैसे किसी को ये मार्बर्ग वायरस हो चुका है, उसके शरीर में फैल चुका है, तो लगभग कितने दिनों में? 8 से 9 दिनों के मध्य में यह जो है घातक मृत्यु हो सकती है। यहाँ याद रखिएगा, आमतौर पर गंभीर रक्त हानि और कई अंगों को नुकसान के साथ होता है, मतलब जो है कई अंगों को भी ये नुकसान पहुंचाते चलता है। और ये इस प्रकार से जो WHO ने भी इस पर जो है ध्यान देना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि इसे भी जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित कर दिया जाए इस बीमारी के कारण। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपने मार्बर्ग वायरस के बारे में समझा, कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए, चर्चा में है BCCI। अब ये चर्चाओं में क्यों है BCCI? जैसे पिछले दिनों चर्चाओं में था। क्यों चर्चाओं में था? BCCI जो है चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि जो है इसने गेंदबाज कोच को जो है बदल दिया है इंडियन क्रिकेट टीम के। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में चर्चाओं में क्यों है? हाल ही में BCCI के भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में शरद कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बात किसकी आ रही है? भ्रष्टाचार की। अब भ्रष्टाचार से निपटने के लिए BCCI ने क्या किया है? किसी एक प्रमुख को जो है नियुक्त किया है। आप देख रहे होंगे कि आप जो है किस प्रकार से भ्रष्टाचार होते हैं, मैच फिक्सिंग हो जाती है ना। मैच फिक्सिंग के साथ साथ में कई और अन्य कारण, जैसे यहाँ पर जो है मैच फिक्सिंग की रोकथाम के लिए जो है इन्हें शरद कुमार को नियुक्त किया गया है कि आप भैया जांच पड़ताल कीजिए। आप जो है आपकी जो है कमेटी बना दी जाएगी, आप कमेटी के माध्यम से ही जांच पड़ताल कर सकते हैं कि कोई जो व्यक्ति जो है या फिर खिलाड़ी जो है किसी प्रकार से मैच फिक्सिंग में तो शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, संदिग्ध सट्टेबाजी पैटर्न की निगरानी करना। मतलब जो है IPL जैसे जो क्रिकेट जो लीग जो होती है ना, जैसे यहाँ पर देखते हैं IPL में सबसे ज्यादा सट्टेबाजी होती है, जैसे आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो है उन सट्टेबाजों के पूरी तरह से निगरानी करने के लिए जो है यहाँ पर जो है शरद कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर, BCCI द्वारा संचालित सभी टूर्नामेंटों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना। अब ये निष्पक्षता सुनिश्चित कैसे होगी कि मतलब जो है किसी प्रकार से किसी भी देश के या फिर किसी भी खिलाड़ी के साथ बिना भेदभाव के उस पर सही निर्णय देने के लिए जो है एक प्रकार से कमेटी बनाई गई है। हम बात कर रहे हैं शरद कुमार की, तो ये इनका जो जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इन्होंने राजकीय सेवा में यहाँ पर जो है कार्य किया है, साथ ही साथ जो है NIA के रूप में NIA के प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया है, साथ ही साथ जो है सूचना आयुक्त के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और साथ ही आपको एक बात ये भी याद रखना होगा कि जो बालासोर जो एयर स्ट्राइक जो हुआ था, उसमें जो है एक प्रकार से उसकी जांच पड़ताल की जिम्मेदारी जो है इन्हीं को दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं,
बीसीसीआई चर्चाओं में है, तो बीसीसीआई के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बीसीसीआई क्या है। चलिए, बीसीसीआई क्या है तो आपको पता होना चाहिए बीसीसीआई क्या है ना। बीसीसीआई जो है भारत में जितने भी जो क्रिकेट जो टूर्नामेंट होते हैं, जो जितने भी प्रतियोगिताएं होती है क्रिकेट से संबंधित, उन सभी को पूरी तरह से संचालित करने का कार्य किसका होता है? बीसीसीआई का होता है। और बीसीसीआई की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1928 में इसकी स्थापना हो जाती है। यहाँ पर इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान प्रमुख की अगर बात की जाए तो वर्तमान प्रमुख कौन है? रोजर बिन्नी है। आप लोग इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, रोजर बिन्नी, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। रोजर बिन्नी इसके वर्तमान में प्रमुख है। इसके सचिव जो हुआ करते थे जय शाह, अभी हाल ही में उन्हें आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है। आईसीसी के अध्यक्ष जो है यहां पर जो कौन बन जाएंगे? 1 दिसंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 से जय शाह जो है आईसीसी के अध्यक्ष बन जाएंगे। इस पॉइंट को आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा। आईसीसी क्या है? तो जो बीसीसीआई है, जैसे हमारे भारत की जो संस्था है क्रिकेट को कंट्रोल करती है, वैसे ही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन होते हैं, जैसे बीसीसीआई हो गया, पीसीसीआई हो गया, अन्य देशों के जो क्रिकेट संगठन होते हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखती कौन? आईसीसी। चलिए, उसका फुल फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला है, चर्चाओं में है ईरानी ट्रॉफी। अब ये ईरानी ट्रॉफी कैसे चर्चाओं में है? याद रखने वाली बात यह है कि चैंपियन कौन बना? मुंबई बना। याद रहेगा साथियों, मुंबई बना है चैंपियन। तो हाल ही में जो है ईरानी ट्रॉफी जो है, ईरानी ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिएगा, इसको नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? तो क्रिकेट को जो ईरानी ट्रॉफी जो है इसको नियंत्रित कौन करता है? तो बीसीसीआई ही करता है। याद रहेगा साथियों, जैसे हमने बीसीसीआई के बारे में समझ लिया, स्थापना कब हुई, प्रमुख कौन है ना, वर्तमान प्रमुख कौन है, इसके बारे में भी देख लिया है। तो हाल ही में ईरानी ट्रॉफी जो है कौन बना है? चैंपियन मुंबई बना है। अब यहां पर खास बात यह है कि यहां पर जो है आपने जैसे देखा मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया, ये रेस्ट ऑफ इंडिया को जो हराया है, किसने हराया है? मुंबई ने। और मुंबई ने किस प्रकार से हराया है? तो यहां पर आपको देखना होगा, हाल ही मुंबई ने 27 साल बाद 15वीं बार है ना ईरानी कप जीत लिया है। कितने बार जीत लिया है? 15वीं बार। अब यहां पर बात हो रही है कि 27 साल बाद, तो ये 27 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो 27 साल पहले क्या ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी थी? तो हाँ, ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत की अगर बात की जाए तो प्रारंभ जो हुआ था इसे प्रारंभ कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। और ये 1960 में ही कब क्यों किया गया? तो जो 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी रणजी ट्रॉफी की, रणजी ट्रॉफी की 25वीं वर्षगांठ के रूप में 1960 में इस ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। और ये ईरानी ट्रॉफी जो है वार्षिक प्रतियोगिता है। किस प्रकार की प्रतियोगिता है? वार्षिक प्रतियोगिता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, वार्षिक प्रतियोगिता है। इसमें हमने देखा कि 27 साल बाद 15वीं बार जो है रणजी ट्रॉफी जो है ईरानी ट्रॉफी को जीत लिया है। किसने जीत लिया है? मुंबई ने जीत लिया है। अब ये जो ईरानी ट्रॉफी जो है भारत भर के 28+8 राज्यों में जितने भी होते हैं, जितने भी जो खिलाड़ी होते हैं, जितने भी टीम बना करके आते हैं, वो पूरे के पूरे जो है इस ईरानी ट्रॉफी को खेलते हैं। किसकी बात हो रही है? सिर्फ भारतीय लोगों की बात हो रही है। इसमें भारतीय प्लेयर ही इसमें शामिल होंगे। तो इस प्रतियोगिता को जीत किसने लिया है? तो 1960 से जब प्रारंभ हुई तो हाल ही में मुंबई ने जीता है और भी 15वीं बार इसे जीता है। ठीक है, तो क्या इससे पहले इसने एक भी प्रतियोगिता जीती है क्या? नहीं। तो ये 15वीं बार है भैया, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 27 साल पहले की बात करेंगे तो 1997-98 में इसने ये जो प्रतियोगिता जीती थी, लेकिन उसके बाद से ये प्रतियोगिता इसने किसी भी प्रकार से नहीं जीत पाई है। कौन सी टीम? मुंबई की टीम। तो यहां पर किसको हराया है इसने? तो रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया जो है इसने सबसे ज्यादा बार जो है 30 बार जो है इस प्रतियोगिता को जीता है। तो यहां याद रहेगा साथियों, ठीक है। रेस्ट इंडिया टीम ने सबसे ज्यादा बार जो है इस ईरानी कप को जीता है। इस ईरानी कप को जीतने वाली जो 15वीं बार वाली टीम कौन सी बन गई है? तो मुंबई बन गई है। इसका दूसरा क्रम आ जाएगा, ठीक है। 1997-98 में इसने प्रारंभिक रूप से इसे जीता था। वार्षिक प्रतियोगिता है, किसके द्वारा संचालित होता है? तो बीसीसीआई के द्वारा संचालित होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर
चर्चाओं में है आईफा 2024। ये आईफा जो है आपको पता होना चाहिए कि आईफा अवार्ड किससे संबंधित है। आईफा अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, यहां पर आईफा की बात हो रही है तो यहां याद रखना होगा कि इंडियन, है ना, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, एकेडमी, सॉरी अवार्ड नहीं, एकेडमी। तो ये इस पुरस्कार की जो है हाल ही में घोषणा की गई है। और ये घोषणा कहाँ की गई है, तो यहां पर आपको बताना होगा कि ये जो है अबू धाबी में की गई है। याद रहेगा साथियों, अबू धाबी में की गई है। अब ये अबू धाबी कहां पर स्थित है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, हाल ही में दुनिया भर में भारतीय चलचित्र के योगदान के लिए सम्मान स्वरूप दिए जाने वाले आईफा का शुभारंभ हुआ। अब ये आईफा का शुभारंभ हुआ तो ये आईफा की शुरुआत कब से हुई? सन 2000 से इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष जो है प्रदान किया जाता है। ये जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के साथ साथ में, सिनेमा में आपको कई सारे क्षेत्र मिल जाएंगे, जैसे संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा, संगीत के क्षेत्र के साथ साथ में एक्टर को भी दिया जाएगा, एक्टर के साथ साथ में बेस्ट फीमेल एक्टर को भी दिया जाएगा, है ना, तो कोरियोग्राफर को भी दिया जाएगा। तो ये कई अन्य जो है आपको यहाँ पर पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक जो पुरस्कार है ना, अवार्ड है, तो इसको हाल ही में जो है अभी कहाँ से दिया गया? अबू धाबी से दिया गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, विनरों की लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बेस्ट फिल्म की अगर बात की जाए तो बेस्ट फिल्म जो है एनिमल मूवी के लिए जो है आईफा अवार्ड जो दिया गया है, किसे दिया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया। चलिए अगला देखते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म हमने देखा, कौन सी मूवी देखा? एनिमल। चलिए अगला देखते हैं, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान के लिए, शाहरुख खान को दिया गया बेस्ट एक्टर के लिए। कौन सी मूवी के लिए दिया गया? जवान मूवी के लिए दिया गया। अगला है बेस्ट एक्ट्रेस, रानी मुखर्जी, है ना, रानी मुखर्जी को दिया गया है। तो यहां पर आपको बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में आपको इनका नाम याद रखना होगा। बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो वैदू विनोद चोपड़ा को दिया गया। कौन सी फिल्म के लिए दिया गया? 12th फेल के लिए दिया गया। आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है हाल ही में आईफा अवार्ड में किसे दिया गया? तो याद रखिएगा वैदू विनोद चोपड़ा को दिया गया। और कौन सी मूवी के लिए? 12th फेल के लिए दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात किया जाए तो अनिल कपूर को एनिमल मूवी के लिए दिया जाएगा, है ना। यहां याद रखने वाली बात है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है? अनिल कपूर। ठीक है, याद रहेगा साथियों, अनिल कपूर कौन सी मूवी के लिए है? एनिमल मूवी के लिए है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी रॉकी एंड रानी के लिए इस मूवी के लिए दिया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पर बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, बॉबी देओल जो है कौन सी मूवी, है ना, बॉबी देओल कौन सी मूवी? एनिमल मूवी। तो आपको यहाँ पर जो है इन तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। बेस्ट स्टोरी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए जो है इन्हें ये जो है बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया। बेस्ट स्टोरी एडॉप्टेड 12th फेल, है ना, इसको याद रखिएगा। बेस्ट म्यूजिक एनिमल के लिए दिया गया। अगला देखते हैं बेस्ट सिंगर मेल की अगर बात करी जाए तो भूपेंद्र को दिया गया, है ना। चलिए अगला देखते हैं बेस्ट सिंगर फीमेल की अगर बात किया जाए तो शिल्पा राव को दिया गया। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो है विभिन्न तथ्यों को समझ लिया है। चलिए अगला देखते हैं। तो इसी के साथ हम जो है यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जिसके बारे में हमने विस्तार से जाना कि ये किस प्रकार से होता है और क्यों आयोजित होता है। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? हम एमसीक्यूज की बात करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत तथ्य जो है इंक्लूड करके हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएन के द्वारा जो है 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो यहां पर याद रखना होगा क्या चावल है, क्या गेहूं है, क्या बाजरा है, क्या मक्का है? तो यहां पर आंसर आपका निकल करके आ जाना चाहिए बाजरा। याद रहेगा साथियों, 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? बाजरा वर्ष घोषित किया गया। और एफएसएसआई के द्वारा, याद रखिएगा, भारत में एफएसएसएआई के द्वारा जो है यहां पर जो है बाजरा फसल को जो है उच्चतम क्वालिटी या फिर जो है उत्तम खाद्य सामग्री के रूप में बाजरा को इसमें स्थान दिया रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश को विकसित किया है? देखिएगा यहां पर जो है क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस संस्थान के द्वारा विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, है ना,
सागर से सारांश विकसित किया है। अब ये सागर से सारांश कैसे विकसित किया है, तो यहां पर याद रखिएगा कि जो सागर से सारांश जो है ये पूरी तरह से आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों को जो यहाँ पर जो है अत्यधिक महत्वपूर्णता देने का कार्य किया है, तो वह किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो सीबीएसई के द्वारा किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, 77वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म आर्ट्स, है ना, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, जिसका फुल जो है बाफ्टा भी कहा जाता है जिसे, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का पुरस्कार किसने जीता, तो यहां पर आपको बताना है पुअर थिंग्स ने जीता, ओपनहाइमर ने जीता, द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने जीता, या फिर द बॉय एंड द हॉरेन ने जीता। तो यहां पर आपको बताना होगा ओपनहाइमर ने जीता। ठीक है, और ओपनहाइमर के यहां पर जो डायरेक्टर की अगर बात करेंगे तो किलियन मर्फी, इसे आप जो है अच्छे से याद रखिएगा, किलियन मर्फी। ये ओपनहाइमर जो मूवी बनी है, यहाँ पर जो है किस प्रकार से परमाणु बम की जो शुरुआत हुई, इसके बारे में आपको उसमें दिखाया गया है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर हाल ही में इसरो द्वारा दूसरे स्पेस पोर्ट के आधारशिला कहाँ रखी है। अब दूसरा स्पेस पोर्ट मतलब जहां से अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार से सैटेलाइट को भेजा जाएगा या फिर अंतरिक्ष में यान को भेजा जाएगा। बात किसकी हो रही है, इसरो की, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसकी स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान प्रमुख की बात की जाए तो एस सोमनाथ जी जो वर्तमान में इसके प्रमुख है। चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं अब इसरो का कार्य क्या होता है। जैसे आपको पता ही होगा कि इसरो का कार्य जितने भी अंतरिक्ष का अन्वेषण करना है भारत में, ये सारा का सारा कौन करेगा, इसरो ही करेगा अंतरिक्ष का अन्वेषण। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए निम्न में से किससे 2024 के गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिएगा यहां पर किस पुरस्कार की बात हो रही है, गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार की बात हो रही है। अब ये गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया, तो मेघा पाटकर को, आलोक शुक्ला को, या राजेंद्र सिंह को, या फिर बसंती देवी को सम्मानित किया गया। तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है साथियों, इसका आंसर आ जाएगा आलोक शुक्ला, जिसने यहां पर याद रखना छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में 21 कोयला खदानों से, कितनी कोयला खदानों से, 21 कोयला खदानों से लगभग 4,45,000 एकड़ जमीन या फिर जो है यहां पर जितने भी वृक्ष फैले हुए हैं इनको पूरी तरह से संरक्षित करने का कार्य किया। तो यहां पर इन्हें ये जो है गोल्ड मेन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कहाँ के, मतलब यहाँ पर याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। अभी जैसे यहाँ पर वहां पर जो है कई सारे वनों की कटाई की जा रही है, तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि 21 कोयला खदानों से कितने एकड़ जमीन को बचाया इन्होंने, 4,45,000 यहाँ पर जो है एकड़ जमीन को जो है इन्होंने जो पूरी तरह से यहाँ जो है उस क्षेत्र को बचाया है। ठीक है साथियों, और ये इसी प्रकार से हमने इन पॉइंटों को समझ लिया है। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ ही गया होगा। करंट अफेयर्स के लिए इसी प्रकार से आप बने रहिए। हमारे जो है ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ जो है आप जो इस कंटेंट के लिए आपने अभी तक बना रहा है, तो आप जो है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो है अगला वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।